हेलो दोस्तों, आइए एक बार पुनः भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा करते हैं। पिछली तीन वीडियो में हमने 1892 का अधिनियम तक देख चुके हैं और 1892 अधिनियम की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें छोड़ दिया गया था, जिसे एक बार पुनः देख लिया जाता है। 1892 के अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो जाता है। निर्वाचन जो पद्धति है जो आज वर्तमान में चल रही है, इसका आरंभ 1892 के अधिनियम में हो जाता है। अब आगे छठवां अधिनियम ब्रिटिश ताज द्वारा जो पारित होता है, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला है, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके लिए मुसलमानों के लिए कब किया जाता है? 1909 के अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, में की जाती है। आगे इसमें बताया जाता है, भारतीयों को विधि बनाने व प्रशासन करने दोनों में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। भारतीयों को विधि बनाने व प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आगे केंद्रीय व प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायी शक्ति है, विधान बनाने की शक्ति, उसे थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में जो अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या को जो 16, अधिकतम 16 हो सकती थी, उसे बढ़ाकर 60 कर दी गई। क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इसलिए लॉर्ड मिंटो को, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया मुसलमानों को। इसके आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता बन गई और यह लागू कराया लॉर्ड मिंटो। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा गया। आगे सातवां जो शासन अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको देखते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड जो है गवर्नर जनरल। उसी तरह से मार्ले यहाँ पे भारत सचिव हैं और मिंटो गवर्नर जनरल हैं। इस अधिनियम की जो प्रमुख बातें हैं, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना प्रांतों में कर दी जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कर दी जाती है। द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लागू की गई थी। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना करके द्वैध शासन की, द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट में, जिसे बाद में 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आया था उसमें समाप्त कर दिया गया। उसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके एक नया पद बनाया जाता है, भारत राज्य सचिव का पद। इस तरह से वहां पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। और पुनः अब मार्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू कर दी जाती है। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक, दो सदनी व्यवस्था, द्विसदनात्मक विधायिका का गठन हो जाता है। प्रथम जो सदन है उसे राज्य परिषद कहा गया, जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी। प्रथम सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी। द्वितीय सदन जो था, द्वितीय सदन, उसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया और उसके सदस्यों की संख्या 134 थी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वर्तमान में लागू है, इसे अपनाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार 1919 के मार्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार में लागू की गई। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार महिलाओं को मिला। इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो मुसलमानों के ऊपर लागू हुई थी, वह 1919 के मार्लेमेंट सुधार में वह पुनः लागू हो जाती है। इनके साथ उसका विस्तार कर दिया जाता है। सिखों के साथ ईसाइयों और आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। इस तरह से ये जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919 मार्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार, इसकी जो प्रमुख बातें हैं हम लोग देख चुके हैं। अब अगला जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोग 1935 के अधिनियम से वाकिफ होंगे। यह अधिनियम जो था, इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मिनी संविधान, भारत का लघु संविधान इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये आया था तो इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितना अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां उस समय थी। इसलिए यह अधिनियम बहुत विशाल बड़ा रूप में रहा होगा। जब ये 321 अनुच्छेद है, 10 अनुसूचियां हैं और इसी अधिनियम से भारत का जब संविधान बना तो 200 अनुच्छेदों को हुबहू ले लिया गया। 200 अनुच्छेदों को यहीं से लिया गया था। इसीलिए इसे भारत का मिनी संविधान, भारत का लघु संविधान कहा जाता है। आगे भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हो जाती है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। जो अभी इसके ठीक पहले
यहाँ पर 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई है। अब 1935 वाले अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू कर दी जाती है। केंद्र में लागू कर दी जाती है। द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है? प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका एक बार पुनः विस्तार किया जाता है। जो बचे लोग हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे दलित जो जातियां हैं उनको, महिलाओं को व मजदूर वर्ग जो था उन्हें भी शामिल कर लिया जाता है। और भारतीय मुद्रा और साख पर नियंत्रण पाने के लिए, भारतीय मुद्रा और साख पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की जाती है। और 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। और भारत में जो संघीय न्यायालय, जो एक फेडरल न्यायालय भी कहा जाता है इंग्लिश में, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? दिल्ली में। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में की गई, नई दिल्ली में की गई। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाता है। जो बर्मा है वो पहले ब्रिटिश भारत में था और उसे क्या कर दिया जाता है? 1937 में अलग कर दिया जाता है। ब्रिटिश भारत को या बर्मा को ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग कर दिया जाता है। और 2 नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण कर दिया जाता है। 2 नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण हुआ। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अब क्या होता है? 1935 वाले अधिनियम में कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी जाती है। 1919 के अधिनियम में क्या होता है? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायिका का गठन हुआ था। अब 1935 के अधिनियम में कुछ प्रांत जो हैं उनमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में 1935 तक के अधिनियम को देखे। और अब आगे वाली वीडियो में भारत